नमस्कार। आप देख रहे हैं सस्यामला न्यूज़ चैनल और मैं हूं सदाकत आश्रम में। और सदाकत आश्रम में कांग्रेसी नेता हैं, इनसे बात करेंगे बिहार के वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर। सर, बिहार में पिछले लगातार 20 वर्षों से सुशासन की सरकार है, बिहार से पलायन नहीं रुक रहा, इस पर कांग्रेस का और आपका क्या विचार है? देखिए, बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। रोजगार की समस्याओं से निपटने में राज्य सरकार पूर्णतः विफल हुई है और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि बेरोजगार नौजवानों का कई आंदोलन हुए। छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, हम उन आंदोलनकारियों के साथ राज्य सरकार का सलूक बर्बरतापूर्ण रहा है। इस तथ्य को झुटलाया नहीं जा सकता है कि हमारे बिहार के लोग भारत के विभिन्न प्रदेशों में बिहार में रोजगार नहीं मिलने के कारण उन्हें पलायन करना पड़ता है। इस मुद्दा को कांग्रेस पार्टी के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर उठाया गया है। आपने देखा होगा कि पलायन रोको, और इस पलायन के मुद्दे पर जो श्रमिकों का, युवकों का जो बिहार से पलायन हो रहा है लगातार वर्षों से देश के विभिन्न प्रदेशों में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में, दुनिया के कई देशों में बिहार के मजदूर और श्रमिक पाए जाते हैं। उसका मुख्य कारण है कि बिहार में रोजगार का कोई यथोचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ कृषि के अलावा न कोई, जितने उद्योग धंधे पहले कांग्रेस के समय में स्थापित किए गए थे सब बंद पड़े हैं। चीनी मिल हो, जूट मिल हो, या लघु और कुटीर उद्योग हों, या सासाराम है, यहाँ से रोहतास सासाराम डेहरी का फैक्ट्री हो, या और भी जितनी चीनी मिलें हों, सारी की सारी बंद पड़ी हुई, जहाँ रोजगार मिला करता था। आज सरकार जब चुनाव आ गया है तो इस चुनाव के समय में कुछ सरकारी नौकरियों की ताबड़तोड़ घोषणा कर रही है। मुझे शक है कि इन नौकरियों में कितने बेरोजगारों को इन नौकरियों के माध्यम से रोजगार दिए जाते हैं, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्योंकि चुनाव का समय है, जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने कांग्रेस पार्टी के माध्यम से बिहार में एक लंबी पदयात्रा शुरू की है और उस पदयात्रा में हमारे नेता LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, श्री राहुल गांधी जी ने भी बेगूसराय में भाग लिया। इस बात को बड़े पैमाने पर हम लोगों ने उठाया है कि अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिलता है तो हम इस बेरोजगारी की समस्या का समुचित निदान करेंगे और पलायन रोकने की पूरी कारगर कोशिश करेंगे। पिछले 10 सालों में जो अनुकंपा के ये अधिकारी हैं, उन्हें अनुकंपा पर आश्रितों को नौकरियां नहीं मिली है। अभी 1 सप्ताह पहले ये लोग भी आंदोलन कर रहे थे। उसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं बिहार में, जैसे अब BPSC टीचर का हो या बेल्ट्रॉन का हो, सभी में अभ्यर्थी जो है आरोप लगा रहे हैं धांधली का, कहीं कहीं तो पैसे लेने का भी आरोप लग रहा है। अभी गर्दनीबाग में आए दिन इन लोगों का धरना प्रदर्शन होता है। ऐसे में बिहार का युवा कहाँ जाए, किसको अपनी व्यथा सुनाए? देखिए, आपने सुना होगा, ये एक राष्ट्रीय समस्या बन चुका है, पेपर लीक का मामला।
बिहार में भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं नियुक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। और पेपर लीक सरकार की एक सुनियोजित साजिश है। ये साजिश इसलिए है कि सरकारी नौकरियों को घोषित करके और उसे टाल दिया जाए, जिससे सरकार को ये नियुक्ति नहीं करना पड़े। और यह एक बहुत बड़ा कारण है कि युवाओं में, छात्रों में, युवाओं में या और भी जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं उसमें काफ़ी रोष है, फ्रस्ट्रेशन है और तबाही है। मनरेगा का कार्यक्रम राजीव जी के समय में, कांग्रेस के शासनकाल में जो देश में लागू किया गया था, उस मनरेगा के कार्यक्रम को सरकार उसकी फंड में कटौती करके कुंद किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम था, जिसे कांग्रेस ने ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए लागू किया था, चलाया था। लेकिन आज उसकी हालत दयनीय है। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, बेरोजगारी बिहार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या है। इसलिए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने ये न्याय यात्रा प्रारंभ की कि हम श्रमिकों को, नौजवानों को, छात्रों को हम इस न्याय यात्रा के माध्यम से अगर जनता को जागरूक करते हुए अगर चुनाव में हमें आशीर्वाद उनका मिला तो हम मुकम्मल एक एक बेरोजगार नौजवानों की व्यवस्था करेंगे। अगर वो बेरोजगार हैं तो उनको हम एक ऐसी राशि प्रदान करेंगे जिससे जीवन यापन में, उनके लिए जीवन यापन की जो कठिनाई है उसमें उन्हें सहायता मिलेगी और रोज़गार खोजने में, रोज़गार को पाने में भी उससे सहायता मिलेगी। और घर घर हम रोज़गार प्रयास करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे चुनाव का, मैं समझता हूँ कि मेरे चुनाव में निश्चित रूप से यह एक घोषणा पत्र में एक बिंदु शामिल होगा। सर, कोई भी पार्टी सत्ता में आने से पहले या सत्ता में बने रहने के लिए घोषणा करती है कि मैं विद्यार्थियों को अमुक चीज़ फ्री में दूंगा, महिलाओं को दूंगा, तो कहीं ना कहीं यह जनता और पार्टी के बीच एक सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक सौदेबाजी है या नहीं? अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटक में रोजगार के संबंध में जो घोषणा हुई उसे 100% पूरा किया जा रहा है। कर्नाटक के चुनाव में हमें सफलता मिली, वहाँ हमारी सरकार बनी। तेलंगाना में फिर वही बात, कांग्रेस को लोगों ने समर्थन दिया, सरकार बनी और हम रोजगार के मुद्दे पर बहुत घोषित जो घोषणा पत्र में जो रोजगार के संदर्भ में घोषणा की गई थी उस कसौटी पर हम खरा उतर रहे हैं। वैसे ही अगर बिहार में भी हमें नौजवानों का, युवाओं का, बेरोजगार श्रमिकों का अगर समर्थन मिला तो हम उनके रोजगार की मुकम्मल व्यवस्था करेंगे। रोजगार की बात तो सर सरकार में है तो रोजगार देना है, लेकिन ये जैसे चला झारखंड में चला माय बहन सम्मान वगैरह, फिर लाडली बहना, इस तरह के जो फ्री में देने की जो बात है, कहीं लैपटॉप फ्री में देने की बात होती है, मोबाइल देने, तो क्या यह सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक सौदेबाजी है या नहीं? देखिए, समाज का वो तबका जो किसी न किसी कारण से सरकार के ध्यान से अलग हो गया था, तो निश्चित रूप पर ये बात सरकार के सामने आती है, खासकर चुनाव के समय में। जो लेफ्ट बिहाइंड रह गया, जो छूट गया, जिनके ऊपर समुचित ध्यान दिया जाना था और नहीं दिया गया,
तो सरकार उसकी घोषणा उस संदर्भ में करती है, ये बात सत्य है। लेकिन हम चुनाव के माध्यम से अगले 5 वर्षों में जो इस बेरोजगारी की जो समस्या है, इससे निदान प्रदान करने के लिए जो हमने ये जो रोजगार देने की व्यवस्था की है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, सरकारी उपक्रमों में हो, उसमें आपने देखा होगा कि सरकार में लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार चुपचाप पिछले 5 वर्षों से बैठी हुई है। उसमें जो रिक्तियां थी उसे भर दिया जाना चाहिए था। अगर वो भर दिया जाता तो हमारे प्रदेश के लाखों नौजवानों को रोज़गार मिल गया होता। सरकारी नौकरियों के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी हम नौकरी की व्यवस्था कर सकते हैं, रोज़गार की व्यवस्था कर सकते हैं। आपके कृषि क्षेत्र में भी अगर मनरेगा को उचित फंडिंग करके ताकतवर बनाएं तो कृषि क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर भी रोज़गार की व्यवस्था हो सकती है। ऐसे कई उपाय और कार्यक्रम अगर नीयत साफ हो, इरादा पक्का हो, तो हम इस समस्या से लड़ सकते हैं, इसका समाधान पा सकते हैं। सर, बिहार में चुनाव का वर्ष है, ऐसे में पप्पू यादव जो अपने पार्टी को कांग्रेस में विलय कर चुके हैं, वो प्राइवेट सेक्टरों में 70% आरक्षण की बात करते हैं और सरकारी क्षेत्रों में 75% आरक्षण की बात करते हैं। यह मांग कहाँ तक जाए? देखिए, मैं परसेंट पर बात तो नहीं करना चाहूँगा, कितना परसेंट मिलेगा, क्या मिलेगा। अभी दरभंगा की यात्रा में हमारे नेता राहुल जी ने प्राइवेट सेक्टर में जो समाज का वो तबका जो कमज़ोर है, दबा है, कुचला है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, चाहे वो ईबीसी का हो, ओबीसी का हो, दलित वर्ग के लोग हों, या जो सवर्णों में जो गरीब तबका है, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर में एक व्यवस्था करने की मांग की है। ये गलत नहीं है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व क्या होगा इस पर हम स्पष्ट राय नहीं दे सकते, लेकिन उन्हें मिलना चाहिए। 77 वर्ष हो गए आज़ादी के, उसके बाद भी भंगी, मुसहर, ये सब जो जाति के लोग हैं, उनके पास तक आरक्षण का लाभ या सरकारी सुविधाओं का लाभ नगण्य है पहुंचना। तो इस पर कांग्रेस क्या सोचती है और अगर सरकार में आएगी तो क्या करेगी? देखिए, अभी हमारा घोषणा पत्र तो जारी नहीं हुआ है। हमारे घोषणा पत्र में आपके प्रश्न का विस्तार से जवाब दिया जाएगा कि हम इस संदर्भ में हमारा एग्जैक्ट कार्यक्रम और प्रोग्राम क्या है। लेकिन फोकस इस बात पर ज़रूर है, मैं आज कह सकता हूँ कि राहुल जी ने बेरोजगारी के संदर्भ में कई यात्राएं की। बेरोजगारी, देश में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर करने के लिए लोकसभा के घोषणा पत्र में भी वायदे किए गए थे। हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन हम इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है, और अगर हम सरकार में आए तो मेरा जो सबसे पहला एजेंडा होगा, एजेंडा का जो पहला पॉइंट होगा कि हाउ टू कम्बैट बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या करना है। पूरा फोकस बेरोजगारी पर है। एग्जैक्ट कार्यक्रम और प्रोग्राम क्या होगा ये हमारे घोषणा पत्र में आएगा। एक आखिरी सवाल, चुनाव का दौर है, आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए ये संदेश देना चाहेंगे कि देश में आज संविधान खतरे में है।
मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, इस सरकार के माध्यम से हमारे जो देश के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डेमोक्रेसी को, जो लोकतंत्र को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, मजबूत करते हैं, वो आज उन पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। उनकी स्वायत्ता करीब करीब समाप्त हो गई है। ये जो उनका जो 400 पार का नारा था लोकसभा में, पिछले लोकसभा चुनाव में, अगर वाकई तो जनता ने अंकुश लगाया और उनके नारे को बिल्कुल खारिज कर दिया, अगर वाकई 400 सीट उनको मिल गई होती तो आज मैं समझता हूँ कि हमारा जो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है, वो संविधान करीब करीब समाप्त कर दिया जाता। तो आज देश के सामने कांग्रेस पार्टी ने ये कमिटमेंट किया है कि जब तक इस देश में कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बाबा साहेब के इस संविधान को कोई पार्टी या कोई सरकार उसे समाप्त नहीं कर सकती। तो अगर वाकई संविधान और संवैधानिक प्रावधानों को आप बनाए रखना चाहते हैं, जिसने आपको अधिकार दिया, जिसने समानता का, जिसने लोकतांत्रिक अधिकारों को आपके लिए सुनिश्चित किया है, उस संविधान को बचाना है अगर वाकई, साथ ही साथ देश में प्रेम और सौहार्द का माहौल बनाए रखना है, तो आपको कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए। और आपके माध्यम से हम सूबे की जनता से निवेदन करेंगे कि पिछले कई वर्षों से जो इस सरकार, वर्तमान बिहार सरकार के नेतृत्व में जिस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को अमली जामा पहनाया गया है और जो आम दबे कुचले लोगों के अधिकारों को छीना गया है, जहां सरकारी सुविधाओं को उनके लिए मुहैया नहीं कराया गया है, तो ऐसी सरकार को निश्चित रूप से हटाना चाहिए। और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी के साथ चलने वाले दलों को निश्चित रूप से समर्थन इस बार देना चाहिए, जिससे एक ऐसी सरकार बने जो इन समस्याओं का समुचित निदान निकाल सके। अभी आप कांग्रेसी नेता मोतीलाल शर्मा जी को सुना। इन्होंने बताया कि बिहार के जो बेरोजगारी की समस्या है वह राष्ट्रीय स्तर पर समस्या बन गई है और इसका निदान अगर कोई पार्टी कर सकती है तो वह केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए बिहार से अगर बेरोजगारी और पलायन को दूर करना है तो कांग्रेस के हाथ को मजबूत करना होगा। सर, आपने जो हमारे लिए समय दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।